अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, 13 चैप्टर का ये थर्ड जो है वो टॉपिक है। इससे पहले हम करंट के बारे में पढ़ चुके हैं और करंट के सोर्सेज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम करंट के इफ़ेक्ट देखेंगे कि जब करंट जो है वो कहीं से पास करता है तो क्या क्या मेन इफ़ेक्ट हैं जिनकी वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे करंट जो है वो प्रेजेंट है। तो इसके ऑब्वियस जो हैं वो इफ़ेक्ट तीन हैं। हीटिंग इफ़ेक्ट है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है और केमिकल इफ़ेक्ट है। ठीक है, इस लेक्चर में हम जो हीटिंग इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड और नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हीटिंग इफ़ेक्ट। जब भी करंट जो है वो किसी वायर में से पास करता है तो वो उस वायर को हीट अप कर देता है। इसी तरह से जब आप किसी फिलामेंट बल्ब को ऑफ होने के कुछ देर के बाद हाथ लगाएं तो वो आपको गर्म जो है वो महसूस होता है और एक्चुअली उसमें ये हीट जो है वो करंट की वजह से आती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एक्चुअली जब भी करंट किसी वायर में से गुजरता है तो वहाँ पे हीट जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो जाती है। कभी कभी तो ये एक जो है वो इसका नुकसान होता है कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। लेकिन कुछ जो हैं वो अप्लाइंसेस इस तरह के हैं, कुछ फिनोमिना इस तरह के हैं कि जहाँ पे हमें करंट का जो हीटिंग इफ़ेक्ट है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, डेली लाइफ में आयरन है, टोस्टर है और इस तरह की जो मुख्तलिफ यानी चीज़ें हैं वहाँ पे हम करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट को जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि एक्चुअली ये हीट जो है वो कैसे जनरेट होती है और इसको कैलकुलेट करने का जो है वो क्या तरीका है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक कंडक्टर है। कंडक्टर में जो है वो करंट जो है वो जब पास करता है, ठीक है, इसमें इस कंडक्टर को हमने पोटेंशियल डिफरेंस वी जो है वो अप्लाई किया हुआ है बैटरी के ज़रिए। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, इसमें ये जो हमने सर्कल जो है वो बनाए हुए हैं ये एक्चुअली इस कंडक्टर के अंदर मौजूद एटम है। ठीक है, और ये जो डॉट है, डॉटेड जो है वो पॉइंट्स हैं, ये एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन है। देखें, जब हमने इस कंडक्टर को बैटरी के साथ जो है वो लगा दिया तो करंट जो है वो फ़्लो करना स्टार्ट हो गया। अब देखें, अगर करंट जब फ़्लो करता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये तो नहीं है कि एक कंडक्टर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन ही हैं और वो जैसे ही हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं वो इस एंड से शुरू करते हैं और उस एंड पे आराम से पहुंच जाते हैं, दरमियान में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एक कंडक्टर जो है वो बहुत सारे एटम से मिलके बना होता है और वो एटम जो हैं वो किसी एक साइड पे नहीं पड़े हुए बल्कि उस कंडक्टर में हर तरफ जो है वो एटम मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो इस एंड से लेके इस एंड तक जो पहुंचने का रास्ता है वो इतना सीधा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के साथ हमने लगाया तो फ़ौरन जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो पहुंच गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने रास्ते में आने वाले हर एटम से कोलाइड करेंगे और जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड करेंगे तो वो अपनी एनर्जी जो है वो एटम को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यानी अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो एटम को देंगे और रिज़ल्ट क्या होगा कि वो एटम जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं। तो जब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम बहुत सारे एटम से टकराएंगे, अपने रास्ते में से गुजरते हुए कोलाइड करेंगे एटम के साथ, तो सारे एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। के इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उनके पास, वो एनर्जी जो है वो इनको शिफ्ट कर देंगे। ये थोड़ा सा वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और जब एटम वाइब्रेट करेंगे तो वो जो वायर होगी जिसके अंदर ये एटम मौजूद हैं वो वायर जो है वो हीट अप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हीट जो है वो कहाँ से आई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने रास्ते में आने वाले हर एटम्स के से कोलाइड करेंगे। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इसका पाथ जो है वो सीधा नहीं है बल्कि हो सकता है ये यहाँ पे इससे टकराए,
फिर जो है वो इससे टकराए, फिर इससे टकराए, फिर आगे, यानी कि इस तरह जो है वो इसका पाथ जो है वो इलेक्ट्रॉन का बनेगा, बिल्कुल सीधा पाथ जो है वो नहीं बनेगा। यानी इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराने के बाद हो सकता है और मज़ीद कोई और एटम आ जाए। तो इस तरह से ये अपनी जो एनर्जी होगी उन एटम को शिफ्ट करेंगे और एटम जो है वो वाइब्रेट करेंगे, और ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, एट द रिज़ल्ट ऑफ द वाइब्रेशन, ये हमारी वायर जो है वो ये हीट अप हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इस हीट को जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया जाए और इस कंडक्टर में से I करंट जो है वो पास करे, तो बैटरी जितना वर्क चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस जितना जो है वो वर्क करती है, वो वर्क डन जो है वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, यानी QV के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि ये जो करंट है इसमें से गुजर रहा है करंट, वो बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम के। ठीक है, चार्ज टाइम, तो ये चार्ज हो गया, टाइम हो गया, तो Q की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं IT, और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज़ इक्वल टू IR, वेयर I इज़ द करंट एंड R इज़ द रेजिस्टेंस। ये ओहम्स लॉ को हम डिटेल में नेक्स्ट जो है वो इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास W की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर सकते हैं IT, और V की वैल्यू IR पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया I²RT। इस वर्क डन जो है, क्योंकि ये हीट की फॉर्म में अपीयर हो रहा है, तो हम इसको H के बराबर कर देते हैं, तो H इज़ इक्वल टू I²RT, और ये जो है वो कहलाता है जूल्स लॉ। ठीक है, जूल्स लॉ, यानी कि ये इसको कैलकुलेट करने के लिए जो जिस साइंटिस्ट ने पहले इसको इस इक्वेशन को कैलकुलेट किया था, उसी के नाम पे जो है वो इसका रखा गया है जूल्स लॉ। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है करंट पे। देखें, अगर हम करंट बढ़ा देंगे तो कोलिजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हीट बढ़ जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब ही ये होता है कि रुकावट, जितनी ज़्यादा रुकावट आएगी उतनी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे हीट जो है वो फिर जनरेट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो H है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है इन 3 फैक्टर्स पे। ठीक है, तो ये हो गया जूल्स लॉ। अब हम इसकी देख लेते हैं कि डेली लाइफ में ये जो करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट है इसकी क्या एप्लीकेशन जो है वो हो सकती है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो हम इलेक्ट्रिकल हीटर्स में इसको यूटिलाइज़ करते हैं। आयरन, मतलब कपड़ों को आयरन करने के लिए हम जो आयरन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम करंट देते हैं, तो वो हमें हीट की फॉर्म में देता है। बिल्कुल इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक केटल्स होती हैं उसमें और टोस्टर्स में, इन सब को हम हीट एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो देते हैं। ठीक है, और ये आगे से हमें उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके जो है वो हमें देते हैं। ठीक है, तो ये डेली लाइफ में एप्लीकेशंस है कि हम इस इफ़ेक्ट को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इफ़ेक्ट है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। ठीक है, एक्चुअली जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मूवमेंट होती है वो करंट है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से रिलेटेड ही ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है। ठीक है, इसको एक सिंपल सा हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि ये एक वायर है, फॉर एग्जांपल इसमें से जो है वो करंट पास कर रहा है, इस डायरेक्शन में जो है वो करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम इसको बैटरी से लगा देते हैं, तो इसमें से जब करंट पास करेगा तो हम इस वायर के करीब जो है वो एक कंपास नीडल लेके आते हैं। ठीक है, जब आप इसके करीब लेके आते हो तो कंपास नीडल जो है वो साउथ टू नॉर्थ जो है वो उसकी पॉइंट जो है वो हमें थोड़ा सा यानी डिफ्लेक्ट होता हुआ महसूस होगा जैसे ही ये इसके करीब आएगा। इसका मतलब ये है कि इस वायर के नज़दीक या इस वायर के इर्द गिर्द कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से वो कंपास नीडल जो है उसकी नीडल ने डिफ्लेक्ट किया। अब हम क्या करते हैं कि हम इस वायर में से करंट जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। तो अब हम इसके करीब जब कंपास नीडल लेके आएंगे तो हम ये देखेंगे कि कंपास नीडल जो है वो उसने कोई भी डिफ्लेक्शन जो है वो नहीं दी। इट मीन्स कि अब यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक जो है वो लाइंस नहीं है या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसका इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है कि जहाँ पे करंट जो है वो होता है, जैसे कि यहाँ पे करंट जो है वो ऐसे वर्टिकली है, तो इसके इर्द गिर्द सर्कुलर लाइंस में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा। एक्चुअली अगर हम एटम के बेसिक्स में चले जाएं कि जैसे इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के गिर्द भी रिवॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके गिर्द जो है वो ऐसे रिवॉल्व करता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने ही एक्सिस के गिर्द भी जो है वो रिवॉल्व करता है। इसको कहते हैं स्पिनिंग और इसको कहते हैं रोटेशन।
तो इसी रोटेशन की वजह से यहीं पे हम ये कह देते हैं कि एक मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है, यानी ये जो एक लूप बनाता है इसी में एक तरफ जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होंगे, यानी चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा होगा, करंट होगा, वहाँ पे ज़रूर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, या जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पे करंट लाजमी होगा। ये दोनों जो है वो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम इसको डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे कि ये करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड जो है वो एक स्प्रिंग की शक्ल का जो है वो एक डिवाइस होती है। जब आप उसमें से ऐसे करंट जो है वो पास करते हैं, देखें इस तरह से इसमें जो है वो करंट की डायरेक्शन है, तो इसके इर्द गिर्द जो है ये वाली जो है वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो है वो डायरेक्शन बनती है, ठीक है। तो ये भी हम इसको इस्तेमाल जो है वो करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला तो करंट पे डिपेंड करती है, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरा जो है ये डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट, ठीक है, यानी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का असर कम होता जाएगा, करीब तरीन ज़्यादा होगा, दूर जो है वो कम होगा, यानी ये डिस्टेंस के जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, वेयर r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दैट करंट एलिमेंट। यहाँ पे ये जो वायर है ये हमारे पास करंट एलिमेंट है, तो इसके नज़दीक तरीन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी और दूर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को भी हम करंट की डिटेक्शन के लिए जो है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर में ये वाला जो है इस्तेमाल होता है, जो जनरेटर्स होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो इस्तेमाल होता है, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ पे मैग्नेटिज्म, तो ये मोटर्स जो है उसमें ये इफ़ेक्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।